मुझे घर वालों ने पढ़ाई के लिए जवाब दे दिया था 8वीं के बाद कि भाई अब तेरे फीस लगेगी, पैसे लगेंगे और शहर में जाके पढ़ेगा तू साइकिल। तो मेरे पिताजी ने, मेरे याद है अभी 85 रुपये में नया साइकिल आ जाता था। उन दिनों मेड इन इंग्लैंड साइकिल होते थे, हरक्यूलिस इस प्रकार के साइकिल होते थे, उनका नाम बाहर से आते थे। तो 85 रुपये में नया आता था। तो मेरे पिताजी ने सारा हिसाब लगा के कह दिया कि इस प्रकार से तू 100, 125, 150 रुपये में पड़ जाएगा तेरी किताबें। अब तू पजामा भी मांगेगा, अब तू जूते भी मांगेगा, क्योंकि 8वीं तक तो मुझे पजामे जूते के बगैर मेरे जैसी सबकी कंडीशन होती थी। तो तब उन्होंने मुझे पढ़ाने से ही इनकार कर दिया। तो बाद में मैंने 7-8 साल यूं ही रहने के बाद, खाली और बेरोज़गार रहने के बाद, फिर मैंने प्राइवेट पढ़ा। मैं एक स्कूल में सहायक कर्मचारी लगा। वहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बड़ी हौसला अफजाई करवाई और किताबें मुझे दी, मेरी फ़ीस उन्होंने भरी। तो मैंने फिर 10वीं पास की, 11वीं पास की, फिर मैंने MA 3 विषयों में करी, मैंने B.Ed करी, फिर मैं टीचर लगा। और टीचर लगने के बाद नमस्कार, मैं कुमार श्याम राब्ता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है राजस्थानी के जाने माने साहित्यकार, कवि सम्मेलनों के चहेते नाम श्री रूप सिंह जी राजपुरी। आज हम इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। पहला प्रश्न हमारा साधारण सा है कि ये जो साहित्यिक आपका जो कद है इस भाषा के, राजस्थानी भाषा में पंजाबी भाषी होने के बावजूद, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यदि आप बताएं तो। श्याम जी, आपका स्वागत है। और मैं शेर के साथ, किसी का शेर है उसके साथ ये बात शुरू करूं कि बहुत आसान है औरों से मिलना, बहुत मुश्किल है खुद से खुद की मुलाकात करना। तो आज आप मेरी मुलाकात मुझसे ही करवा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई प्रश्न पूछता है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। तो वो अतीत को याद करके, व्यतीत हुए समय को याद करके आनंदित होता है आदमी जब उसका वो बीता हुआ समय याद आता है। तो साहित्य के क्षेत्र में मैं अभी 5वीं 6वीं में ही पढ़ता था, जब मैं छोटे छोटे गीत लिख लेता था। तो हमारे गुरुजन जो थे उस समय बाल सभाओं का बड़ा चलन रहा करता था स्कूलों में। तो वो मुझे प्रोत्साहित करते थे। मैं खुद के लिखे गीत खुद सुनाता तो उसमें बड़ा मान मिलता और बड़ी लोग प्रशंसा और बड़ाई करते कि ये लेखक बनेगा कभी बड़ा होकर के। तो इस प्रकार से हौसला अफजाई हुई। तो उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं, आज लोगों में पहचान एक साहित्यकार के रूप में भी है। मैं अगर समझूं कि आपका मूल कहीं और है, आपका परिवार कैसा था और आप बचपन में कैसे थे? अगर आप अपने उस बचपन को याद करें, अपने परिवार को याद करें, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को यदि हम याद करें। हैरान हूँ कि हैरानी नहीं जाती और पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपनी ही तस्वीर पहचानी नहीं जाती। बहुत ही अभावों में, बहुत ही कष्ट में मेरा बचपन बीता है। इतना कि आप सोच नहीं सकते कि उस कंडीशन से निकल करके, उस परिस्थितियों से निकल करके आदमी संघर्ष करता हुआ आज सम्मानजनक स्थान पर समाज में मैं आया हूँ। बहुत मेरा कष्टपूर्ण बचपन रहा। मुझे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी। मुझे घर वालों ने पढ़ाई के लिए जवाब दे दिया था 8वीं के बाद कि भाई अब तेरे फीस लगेगी, पैसे लगेंगे और शहर में जाके पढ़ेगा तू साइकिल। तो मेरे पिताजी ने, मेरे याद है अभी 85 रुपये में नया साइकिल आ जाता था। उन दिनों मेड इन इंग्लैंड साइकिल होते थे, हरक्यूलिस इस प्रकार के साइकिल होते थे, उनका नाम बाहर से आते थे। तो 85 रुपये में नया आता था। तो मेरे पिताजी ने सारा हिसाब लगा के कह दिया कि इस प्रकार से तू 100, 125, 150 रुपये में पड़ जाएगा तेरी किताबें। अब तू पजामा भी मांगेगा, अब तू जूते भी मांगेगा, क्योंकि 8वीं तक तो मुझे पजामे जूते के बगैर मेरे जैसी सबकी कंडीशन होती थी। तो तब उन्होंने मुझे पढ़ाने से ही इनकार कर दिया। तो बाद में मैंने 7-8 साल यूं ही रहने के बाद, खाली और बेरोज़गार रहने के बाद, फिर मैंने प्राइवेट पढ़ा। मैं एक स्कूल में सहायक कर्मचारी लगा। वहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बड़ी हौसला अफजाई करवाई और किताबें मुझे दी, मेरी फ़ीस उन्होंने भरी। तो मैंने फिर
10वीं पास की, 11वीं पास की। फिर मैंने एमए 3 विषयों में करी, मैंने बीएड करी, फिर मैं टीचर लगा। और टीचर लगने के बाद आसान हो गया मेरा लेखन जो है, क्योंकि आदमी का जब रोटी की चिंता खत्म हो जाए तो फिर वो बाकी समाज की चिंता करता है, फिर वो साहित्य की तरफ भी चिंतन करता है। और अगर उसको दाल रोटी की चिंता में वो पड़ा रहेगा तो मेरा ख्याल है कि वो फिर समाज के लिए और चीज़ें नहीं सोच सकता, वो अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो फिर मैं उधर से खाली होने के बाद वो चिंता मेरी जब खत्म होगी, रोजगार में जो मिल गया, तो फिर मेरे लेखन में एक तेजी आई। मैंने फिर बहुत सारी किताबें, लगभग 15 किताबें लिखी और 3 भाषाओं में मैंने ये लिखा है, हिंदी में, राजस्थानी में और पंजाबी में। पंजाबी। ये जो साहित्य की अभिरुचि आप में पैदा हुई, आप में कवि प्रकट हुआ, अगर हम उस बिंदु पर जाएं लौट कर वापस, कहाँ से शुरुआत हुई? ऐसी कौन सी प्रेरणा थी तब जाकर आपने ये रचनाएं लिखना शुरू की? आपने अपने गुरुजनों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये कवि बनेगा, लेकिन उस वक्त भी किसी की प्रेरणा होती है, कहीं से आप सीखते हैं कि अच्छा कविता ये होती है, हमें लिखना चाहिए। शुरुआत तो देखिए तुकबंदियों से होती है, उसके बाद भी हमें कविता की समझ आती है। जी जी। वो जो तुकबंदियों की समझ थी वो कहाँ से प्रकट हुई? कवि सम्मेलन में देखने के लिए दूर जाया करता था। पंजाब में कवि सम्मेलन होते थे, उर्दू के बड़े बड़े शायर आया करते थे। कैफी आजमी एक प्रोग्राम में आए हुए थे बठिंडा में, तो मैंने एक दर्शक के रूप में दर्शकों में बैठ करके उनको सुना। उनका जो क्रेज, उनकी क्या जो सम्मान होता था बड़े कवियों का, तो मन में एक होता है कहीं काश हम भी कभी ऐसे हो पाएंगे क्या। तो इस तरह से लगने लगी। और फिर ये 41 साल पहले मुझे छोटे मोटे प्रोग्रामों में बुलाया जाने लगा, क्योंकि मेरा एरिया संगरिया के आसपास का, तो वहाँ ना तो लेखन का कोई इतना क्रेज है, ना तो साहित्यकार वहाँ हैं। अब तो हैं, लेकिन उन दिनों थे तो वो बहुत कम लोग थे, नामवर लोग नहीं थे। मेरे, आप हिसाब लगा लें कि मैं 17-18 साल का था तब मेरे अखबारों में आर्टिकल छपने लग गए थे। 17-18 साल का अखबारों में मैं लेख लिखता, और वो बड़े चाह करके अखबार बड़े लिखते थे। तो इस तरह से वो को हौसला अफजाई होती है, किसी की रचना छप जाए तो एक संबल सा बन जाता है। का वो बहुत बड़ा क्रेज था कि अखबार में छप जाना, अखबार में छपना, अखबार में फोटो छपना या अखबार में नाम छपना। खबर में अगर किसी का नाम आ जाता है तो ही बड़ी बात होती थी, लेकिन एक आर्टिकल का लेखक बन करके नाम छपे, ये एक बड़ी चीज़ थी उस वक्त। तो फिर धीरे धीरे लगभग 40 साल हो गए उन चीज़ों को। जब कवि सम्मेलन शुरू होते उससे पहले स्थानीय कवियों को लगा दो भाई, इसको लगा दो भाई, ये 10 मिनट टाइम लगाएगा। तो इस तरह से शुरुआत होते होते फिर बड़े प्रोग्रामों में मैंने काफ़ी बड़े बड़े जो आज अपने देश में नामवर कवि हैं उनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। बाहर जाने का भी मौका मिला है। अपने देश के लगभग सभी बड़े शहर जो हैं, बंगलौर है, कलकत्ता है, बम्बई है, दिल्ली है, इन शहरों में बहुत कवि सम्मेलन होते हैं। और सर एक बड़ी बात आप में देखने को मिली कि आप मूल रूप से पंजाबी भाषी हैं, और उसके बावजूद आप राजस्थानी में अपना लेखन कर रहे हैं, और दुनिया भर में आप जहाँ भी काव्य पाठ किया वो राजस्थानी में किया है। तो ये पंजाबी से राजस्थानी के प्रति ये आसक्ति आपके भीतर है, वो कहाँ से प्रकट? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा आपका। मेरी टीचर के रूप में जब पोस्टिंग हुई तो यहाँ नज़दीक में पोहड़ का गांव है, तब तक मैं राजस्थानी नहीं जानता था। तब तक मैं हिंदी या पंजाबी में ही लिखता था। तो वहाँ मैं पहला ही आदमी था जो पंजाबी भाषी गया। तो भाषा की बहुत बड़ी समस्या आई। वो मेरी भाषा नहीं समझते थे गांव के लोग, मैं उनकी नहीं समझता था। लेकिन फिर मैंने प्रयास करके कि भाई अब मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए। तो मैंने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ करके उनकी लोकोक्तियाँ, कहावतें, बातें सुनी और फिर ग्रहण करी। और फिर तो अब वो वहाँ गांव के लोग मानते हैं कि आप हमसे भी अच्छी राजस्थानी बोल लेते हो। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने राजस्थानी में लिखी। जब राजस्थानी में बहुत मुझे मान सम्मान मिला, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं पंजाबी या हिंदी में रह जाता तो इतना मान सम्मान ये जो विदेशों में जाने की बात आई है ये शायद नहीं होती। राजस्थानी की वजह से मुझे मान ज़्यादा मिला। लोग ये मानते हैं कि भी ये दूसरी भाषा का आदमी होकर के अपनी भाषा में लिखता है, तो इस तरह से वो मुझे बहुत सम्मान। और ये आप राजस्थानी, जिस विदेशों की बात कर रहे हैं, राजस्थानी काव्य पाठ आपने विदेशों में जाकर किया,
उन विदेशी यात्राओं का क्या अनुभव है, अगर आप साझा करें हमसे? ये भी एक बड़ा अच्छा संयोग है कि राजस्थानी लोग बाहर बहुत रहते हैं, चाहे अपने देश के बड़े शहर हों, दूसरे प्रांत हैं, चाहे विदेश हों, तो वहाँ राजस्थानी लोग रहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते हैं राजस्थान के लोग, वहाँ बिजनेस करते हैं। ये मारवाड़ियों के खून में शामिल है व्यापार। बंगाल में तब गए थे जब अकबर का राज था, राजा मान सिंह यहाँ से सेना लेकर के बंगाल का गवर्नर बना दिया था उनको। तो राजस्थान की सेना लेकर के राजा मान सिंह जयपुर वाले वो वहाँ गए, तो उनको रसद पानी पहुँचाने के लिए यहाँ से सेठ लोग भी जाने लगे सेना को रसद पहुँचाने के लिए बंगाल में। तो फिर वो वहाँ बंगाल में ही रहने लग गए। फिर वो सुदूर पूर्व में इधर उधर बिखरे और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। तो यहाँ से देख लो, पैदल चलते थे, ऊँटों से चलते थे, और राजस्थानी लोग वहाँ रहने लग गए। अभी भी उन लोगों ने अपनी संस्कृति को सरजीवन रखा है। बंगाल में बैठे हैं, चाहे कलकत्ता में बैठे हैं, आप कलकत्ता में जाइए, बड़ा बाजार, हावड़ा से उतरते ही आप गंगा नदी पार करेंगे, हावड़ा ब्रिज, ये बहुत बड़ा पुल है, उसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं की हुई, सब नट काबलों से बनाया हुआ है। थोड़ा जब ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं तो वो हिलने लग जाता है, धड़कता है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा पुराना होने के बावजूद भी ऐसे का वैसा ही खड़ा है। तो उसके पार करते ही हावड़ा से जब कलकत्ता में प्रवेश करते हैं तो बड़ा बाजार नाम का एरिया था, तो वो बड़ा बाजार पूरे का पूरा राजस्थानियों का है। वहाँ वही तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, वही भाषा है, वही बोली है, वही खान पान है। और वो लोग साल में 2 बार कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ मुझे बुलाते हैं कि सरदार जी आप हमारी भाषा में बोलते हो तो आपको तो ज़रूर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो हवाई जहाज़ की टिकट भेजते हैं, होटलों में बुकिंग करवाते हैं, खूब अच्छा मान सम्मान देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, तो वो बुलाते हैं। तो राजस्थानियों में मेरी एक खास पैठ बन गई है, एक पहचान बन गई है कि वो दूसरी भाषा का आदमी होकर के अपनी भाषा में बात करता है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा प्यारा लगता हूँ। आप बाहर कौन कौन से देश गए हैं? मैं गया हूँ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग और यूएई के अब सारे देश। क्या बात 7 देश हैं यूएई के। अभी पिछली जनवरी में आया हूँ मैं यूएई में। यूएई में बहुत राजस्थानी, खासतौर से मारवाड़ी भरे पड़े हैं, और उनसे जब बात करते हैं राजस्थानी की, जब उनको मैं राजस्थानी की कविताएं सुनाता हूँ, जब उनको मैंने ये यहाँ के लतीफ़े और यहाँ की कल्चर की जो हंसी मजाक है वो सुनाता हूँ, तो वो लोग रोने लग जाते हैं कि वो हमारी धरती की शोरम लेके आया हो। क्या बात। बड़ा सम्मान करते हैं। पहली बार जब आप विदेशी सरजमीन पर उतरे, अगर वो फील जैसे राजस्थानी बंदा पहली बार कहीं बाहर जाए, दूसरे देश में उतरे, क्या अनुभव रहा आप, अगर आप शेयर करें? एक भय तो रहता है। हाँ। जब दूसरी सरजमीन पर आदमी जाता है, पता नहीं मेरी भाषा समझ में आएगी कि नहीं, मुझे कोई अपनाने वाला होगा कि नहीं, लेकिन मुझे उसका डर नहीं रहा, क्योंकि आयोजक लोग जो होते हैं वो पहले ही हवाई अड्डे पर खड़े होते हैं, वो नाम की एक पट्टिका लेकर के खड़े रहते हैं। ये आजकल ट्रेंड है शहरों में, बड़े हवाई अड्डों के बाद जब आपस में जानते नहीं, जो मेहमान आने वाला है उसको अगर नहीं जानते हैं बाई फेस, तो वो नाम की पट्टिका लेकर के खड़े रह जाते हैं। हाँ। यूँ रूप सिंह राजपुरी लिखा है और गत्ता लगा हुआ डंडे पर, तो वो उस पर तो फिर फट उधर चले जाते हैं कि मैं हूँ रूप सिंह राजपुरी, आइए साहब बाहर गाड़ी खड़ी है, वो होटल में चलेंगे, वहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार से मुझे कोई समस्या नहीं आई, चाहे अपने देश के बड़े शहरों में जाऊँ, चाहे विदेश में जाएँ, तो वहाँ बल्कि ज़्यादा आदर मान के साथ लोग पेश आते हैं। आपकी जो ख्याति है, आपकी जो प्रसिद्धि है, वो एक हास्य कवि के रूप में है। राजस्थानी में आपके लतीफ़े और एक शुद्ध हास्य जो है वो आपने अपने मंचों से शेयर किया है। आपके लिए हास्य की क्या अहमियत है जीवन में, और आप क्या सोचते हैं, किस तरह से थॉट प्रोसेस होती है कि आपको ये चीज़ें कवि सम्मेलन में सुनानी है, इस तरह से हमें हंसी मजाक करनी है, क्या ख्याल रखते हैं? साहित्य में 9 रस हैं, और मैं तो उनमें प्रधान रस हास्य को मानता हूँ। अलग अलग लोग जिनकी रुचि है, वो कोई वीर रस को बड़ा मानता है, कोई श्रृंगार रस को बड़ा मानता है, लेकिन मैं हास्य रस को मानता हूँ, क्योंकि मनोरंजन मन की खुराक और हास्य जानी गाजर पाक, दाप दाप के खावा और फिर भी रहवे झाक, और हास्य कभी कभी सम्मेलना में जमावे दाक। मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे हैं, बड़े नामवर कवि देखे हैं बोलते हुए, वो हूट हो जाते हैं, वो लोग उनके लिए
बीच में ताली पीट देते हैं। एक ताली बजाना होता है, एक ताली पीटना होता है। हाँ, मतलब चले जाने के लिए। उससे लोग ये समझते हैं कि मेरे लिए ये बजा रहे हैं, उल्टा समझ बैठते हैं, जबकि वो उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं ताकि ये आदमी बैठ जाए। तो मैंने बड़े बड़े नामवर जिनकी 40-40, 50-50 किताबें लिखी हुई हैं, उन लोगों को रुआं से होकर के बैठते देखा है, क्योंकि वो गंभीर बातें लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज लोग टेंशन के मारे हुए हैं, हर कोई टेंशन से भरा पड़ा है। इसमें जाती है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और मनोरंजन रह गया सिर्फ कवि सम्मेलनों में। विशुद्ध मनोरंजन जो है वो कवि सम्मेलन में मिलता है, और हाथों हाथ मिलता है। कवि नई नई चीजें लेकर के आते हैं। अगर कोई किसी की रिपीट करेगा तो फट ताली बजाने वाले मूल्यांकन कर देते हैं। और अगर कोई ढंग की चीज सुनाई है, कोई नई चीज सुनाई है, चाहे हल्के अंदाज की सुनाई है, तो भी उन लोगों को पसंद आती है। तो हास्य सबसे ज़्यादा चलता है। हास्य के कवियों का बहुत नाम है, उनको दाम बहुत मिलते हैं, और वो सब जगह ही चलता है। विदेशों में भी हास्य ही चलता है। ठीक है, गंभीर कवि, वीरस के कवि, श्रृंगार रस की कवित्रियाँ, ये अच्छी फेवरेट रहती हैं, बहुत बढ़िया उनका मुकाम है। लेकिन जो हास्य का कवि अपना रंग जमा जाता है ना, वो 10-20 मिनट में ही वो बात कह जाता है जो वर्षों में नहीं कह पाते। तो हास्य हर एक जगह चलता है, इसलिए मैंने भी हास्य को ही अपनाया है। और मैंने देखा है लोगों का मूड, बाद में लोग याद करते हैं जब स्टेज से उतरते हैं, ऑटोग्राफ लेने वाले, साथ में फोटोएं खिंचवाने वाले, हाथ मिलाने वाले, और बहुत भीड़ होटल तक पीछा करती है। ये चीज़ें मैंने देखी, तो ये हास्य की वजह से देखी। अगर आपको बड़ा सफ़र है कवि सम्मेलनों का, आपने शुरुआत बहुत पहले से की, अभी तक आपकी ये जो यात्रा है वो चल रही है, कोई ऐसा कोई किस्सा, कोई खट्टा मीठा जिसे आप हमें बताएं कि कवि ऐसे किस्से तो श्याम जी बहुत हैं, लेकिन एक मैं भूलता नहीं हूँ। बेंगलोर में कुछ साल पहले की बात है, एक कवि सम्मेलन हो रहा था, और राजस्थानी हास्य कवि सम्मेलन। बेंगलोर में भी, जैसे मैंने कहा, बड़े शहरों में, और खासतौर से बेंगलोर में तो राजस्थानी, खासतौर से मारवाड़ी भरे पड़े हैं। पूरे का पूरा बिजनेस जो है ना, उस शहर का बिजनेस वो राजस्थानियों के हाथ में है। वो संचालित करते हैं बिजनेस को। जैसे बिजली का सामान बनता है वहाँ बेंगलोर में, बिजली के ये कटके बनते हैं, ये बल्ब बनते हैं, ये और बोर्ड बनते हैं, ये सामान बनता है। तो वो सारे का सारा कारखाने जो हैं वो मारवाड़ियों के हैं। तो वो लोग मनोरंजन के लिए राजस्थान से कवियों को बुलाते हैं। तो मुझे भी बुलाया था। तो आप देखिए कि वो जो हॉल कमरा था जिसमें वो प्रोग्राम हो रहा था, सारा एसी था, और उसका 50,000 रुपये घंटा किराया था। और वहाँ के राज्यपाल उस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। और संयोग से आप देखिए कि उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मूल रूप से राजस्थान के थे। अब मुख्यमंत्री राजस्थान का कैसे हो सकता है, वहाँ राज्यपाल तो हो सकते थे। 200 साल पहले पी धर्म सिंह का नाम से वहाँ मुख्यमंत्री थे। उनका परिवार राजस्थान से व्यापार करने के लिए वहाँ गया था, और बाद में इस तरह से वो परिवार राजनीति में आगे आ गया कि उनका कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बना। राज्यपाल का नाम था T.N. चतुर्वेदी, तपेंद्र नाथ चतुर्वेदी। तो वो वहाँ राज्यपाल थे, वो उसके चीफ गेस्ट थे प्रोग्राम के। तो उन्होंने कहा कि भाई सारे कवि एक एक कविता आपकी सुना दो, मैं ताकि सबको सुन करके चला जाऊं। अगर मैं देर रात तक, आधी रात तक आपके पास बैठा रहूंगा तो मेरे साथ जब मैं जागता हूं तो मेरा 200 आदमी का स्टाफ जागता है। उनके स्टाफ के लोग भी, राज्यपाल जागेंगे तो वो भी जागेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे आदमी परेशान हो, कल का दिन खराब हो, इसलिए आप आधे घंटे में 20 मिनट में एक एक कविता सारे कवि सुना दें, राजस्थान से आप आए हो। तो संचालक जो थे वो कोटा साइड के थे, तो वो हिंदी में शुरुआत हो गई, हिंदी में करने लग गए। तो लोगों ने रोड़ा मचा दिया जो सामने दर्शक बैठे थे कि मारवाड़ी में बोलो, राजस्थानी हास्य कवि सम्मेलन है, पीछे बोर्ड देख लो, ये लिखा हुआ है, वो चमचमाता बोर्ड लगा हुआ था, राजस्थानी हास्य में बोलो, कवि सम्मेलन राजस्थानी का है, तो हिंदी में क्यों बोल रहे हो। तो वो एकदम घबरा गया जी, लोगों ने शोर मचा दिया। तो राज्यपाल जी भी थोड़े परेशान हुए, पीछे बार बार मुड़ के देखने लग गए, कभी हमारी तरफ देखें, कभी भीड़ की तरफ देखें, हूटिंग हो रही है, अब कौन किसको रोके। वो हूट हो गए। जब ज़्यादा रोड़ा मच गया तो उन्होंने, एक कवित्री आई हुई थी, वो यूपी की थी और श्रृंगार की थी,
उनका नाम ले दिया कि चलो अपनी स्त्री को खड़ा करते हैं, कवित्री को खड़ा करते हैं, इसको सुन करके लोग चुप हो जाएंगे। तो वो जल्दबाजी में उसको खड़ा कर दिया, तो वो भी श्रृंगार की कविता हिंदी में सुनाने लगी, ब्रिज भाषा में। तो लोगों ने और भी हुटिंग कर दी कि मारवाड़ी में आन दो, मारवाड़ी में आन दो। तो आयोजक बेचारे वो पर्दे के पीछे आकर के कहें, यार आपने तो हमारा प्रोग्राम खराब कर दिया, ये जनता सुनने के लिए आई थी, टिकट लगी है इस प्रोग्राम की, और राज्यपाल आप बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ हमारे जिन्होंने हमें चंदा दिया वो लोग इस प्रोग्राम में मेहमान के रूप में बैठे हैं, और आपने तो प्रोग्राम खराब कर दिया। ये तो रौला मच गया शुरू में ही। तो बीकानेर से तब एक बुजुर्ग कवि थे, मैं हमारे साथ गए हुए, तो वो मुझे बोले, अरे सरदार जी आप करो संचालन। तो मैंने कहा मैं खड़ा हो गया ना, तो ये और रौला मचाएंगे कि अब ये पंजाबी में बोलेगा। तो मैं भी डर गया। तो वो बोले नहीं आप पार पालोगे, आप जाओ। तो जी मैं गया। वो कवित्री भी खड़ी खड़ी रोने लगी थी जब उसकी बेचारी की बेइज्जती होगी। वो तो उसको भी हुट कर दिया। तो ना तो वो बैठने जोगी, ना वो कुछ बोलने के लिए, और वो खड़ी रही माइक के पास। मैंने उसको कहा आप विराजो। वो बैठ गई। तो फिर मैंने सबसे पहले कहा राम राम सा। राम राम कहते ही एकदम हॉल में शांति व्याप्त हो गई, और लोगों ने तालियां बजाई सम्मान वाली। क्या बात कि कम से कम अपनी भाषा में कोई बोलने वाला तो आयो। और फिर मैंने भूमिका बनाई कि राजस्थान के लोग तो मेहमानों की कितनी कदर करते हैं, पधारो हमारे देश। और ये बेचारी जो कवित्री आई हैं, ये हमारी मेहमान है, ये दूसरे प्रांत की है, अपने तो सारे बाकी राजस्थानी हैं, तो क्यों ना सुने। मैं बागड़ी में बोल के कहा, मारवाड़ी में बोल के कहा, तो मेहमान से सुने, और चाहे कुछ भी सुनाए, चाहे कुछ भी सुनाए, अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। करोगे करेंगे, अब तो करेंगे। तो फिर मैंने उसको दोबारा बुलाया, और एकदम मामला बढ़िया जम गया। तो राज्यपाल ने बैठे बैठे मेरी तरफ यूं किया इशारा, ये जमा दिया। उसके बाद जब वो जाने लगे घर, तो मंच पर आए और मेरे मोढे पर, कंधे पर हाथ रख करके बोले, भाई सरदार जी एक बार तो मैं डर गया था, लेकिन आपने जो जमाया मजा आ गया, बहुत बढ़िया चला। और कल सुबह आप राजभवन 8 बजे चाय के लिए मेरे घर आना है। तो इस प्रकार वो मेरे घटना आज तक भी है। बड़ा बड़ा किस्सा है वो, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। इस प्रकार से कवि सम्मेलनों में बहुत सारे किस्से याद नहीं रहते हैं, लेकिन हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं वो कोई न कोई नई बात ही निकल करके आती है, और कवियों का मान सम्मान बहुत आता है। हमारी बातचीत बहुत ही शानदार चल रही है। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, और ये सवाल ज्वलंत सवाल है, और इसको लेकर राजस्थान में आंदोलन भी हुए हैं, राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर, 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर, और इसकी आलोचना भी होती है कई खेमों में, कई खेमे इसके प्रबल पक्षधर भी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाती अगर इसमें राजनीति नहीं होती, बिल्कुल कि इसको क्षेत्रीय बाद के अंदर जोड़ दिया। हड़ौती को मिले, शेखावाटी को मिले, मारवाड़ी को मिले, बागड़ी को मिले, मालवाई में जो बोली जाती है उस साइड में जो बोलते हैं सिरोही की तरफ, अबू की तरफ, उसको वो मालवा एरिया बोलते हैं, उसको मान्यता मिले, यूं प्रश्न खड़ा कर दिया। और मैं पहला आदमी हूँ सरदार जी या दूसरी जाति का, या जो मैं मेरी भाषा नहीं हूँ, मेरी राजस्थानी भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं पहला आदमी हूँ। और मुझे बहुत ही इस प्रकार से उलाने सहने पड़ते हैं। मेरे जो पंजाबी भाषी साथी हैं, मित्र हैं, वो मुझे ताना भी मारते हैं इस बात का कि तू तो अपनी मातृभाषा का गद्दार हो गया, तू पंजाबी की नहीं, तू राजस्थानी की वकालत करने लग गया, वो तो दूसरी भाषा है अपने लिए, तो अपनी माँ बोली के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो उनका वो सिर मत्थे इतराज। लेकिन मैं राजस्थानी में इसलिए साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, इतना बड़ा प्रांत है राजस्थान, 15 करोड़ लोग राजस्थानी बोलने वाले हैं देश में विदेश में, इतना साहित्य रचा है कि बहुत बड़ी बात को राजस्थानी की छोटी सी कहावत में समेट दिया जा सकता है। 1-2 लाइन का दोहा भी पूरा किस्सा कह देता है कि जो कहानी में नहीं समाता। ये कला है राजस्थानी में, राजस्थानी की ये विलक्षणता है। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता पता नहीं क्यों नहीं दी जा रही। ये राजनीतिक तौर पर प्रयास नहीं हुए। यहाँ से जितने 25 MP जीत करके जाते हैं, हमारे 200 MLA होते हैं, अगर ये सब लोग इस चीज़ की तरफ, इसकी गंभीरता को समझें। अब छोटे छोटे प्रांत हैं, उनकी भाषा को मान्यता मिली है,
गोवा की जैसे कोंकण भाषा है उसको मान्यता मिली है। और यहाँ तो विदेशी भाषा को भी मानता है अपने देश की 8वीं संविधान की सूची में नेपाली भाषा को। नेपाली भाषा दूसरे देश की है, लेकिन यहाँ अपने देश की संविधान की 8वीं सूची में वो भाषा शामिल है। अब मोटा सा मैं आपको एक इसका फायदा बता दूं। पंजाब में अगर नौकरी चाहिए तो 10वीं की मार्कशीट में पंजाबी होनी जरूरी है, वहाँ अनिवार्य विषय पंजाबी रहेगा। आपको गुजरात में नौकरी चाहिए तो गुजराती भाषा चाहिए, लेकिन राजस्थान में नौकरी चाहिए तो उसमें राजस्थानी अभी तक तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब मान्यता मिल जाएगी तब एक अनिवार्य विषय राजस्थानी होगा, जिसको राजस्थानी के बच्चे ही पढ़ेंगे, फिर बाहर के लोग यहाँ नहीं आ जाएंगे। अब मैं ये कहा करता हूँ कि बाढ़ खुली है, कोई भी आकर के इस खेत को चर जाता है। जिनकी मेरिट ज़्यादा ऊंची होती है, पंजाब वालों की, दिल्ली वालों की, हरियाणा वालों की मेरिट अंग्रेजी वगैरह में उनका अच्छा होता है, तो वो यहाँ आकर के हमारी नौकरियाँ वो ले जाते हैं। थाली हमारे लिए है और चट कर जाते हैं, वो हमारे बच्चे देखते रह जाते हैं। हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे बच्चे RAS की, RPSC में परीक्षा देते हैं या शिक्षा विभाग की परीक्षाएं देते हैं, तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं, उनमें कन्नड़, तेलुगु, उनमें वो भाषाएं तो शामिल हैं, मणिपुरी, लेकिन राजस्थानी विकल्प नहीं ले सकता कोई बच्चा। ये कितनी दुखदाई बात है। अगर राजस्थानी का हो तो राजस्थान के बच्चे IAS वगैरह में, ताई तो हमारे यहाँ के लड़के इतने ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, उनके लिए वो विकल्प नहीं होते। और दूसरे लोग जो हैं वो राजस्थान के कोटे से भी ले जाते हैं, दूसरे प्रांतों से आकर के। तो इस प्रकार से राजस्थानी को मान्यता ना देने की वजह से बहुत सारे घाटे हैं। अगर मान्यता मिल जाएगी, कितने पद सृजित होंगे। हर एक 8वीं के स्कूल में एक राजस्थानी का अध्यापक होगा, 12वीं के स्कूल में लेक्चरर होंगे, तो कितने बच्चे उसको पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ाने वाले भी समानांतर उतने अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। तो ये टेट का सवाल नहीं, ये पेट का सवाल भी है। रोजगार के साथ जुड़ी हुई है भाषा की मान्यता, तो इसको तो जरूर ही करना चाहिए। हमारे कुछ लोग जो हैं केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनसे हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। धरने वगैरह पर मैं भी जाता रहा हूँ, दिल्ली में जाकर के लोग वहाँ भी इंटरव्यू मेरा करते थे कि आप तो पंजाब के लगते हो और राजस्थानी की मान्यता के लिए कैसे आए हो। तो फिर उनको बताना पड़ता है मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थानी का साहित्यकार हूँ, तो हम चाहते हैं कि इसको मान्यता मिले, पर पता नहीं कहाँ ये बात अटकी पड़ी है, मिलनी चाहिए। राजनीतिक प्रश्न बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई हमारी। आपका एहसान है, जितने कदम आपने मेरे इस जगह आने के लिए रखे, उनके नीचे मेरी भावनाएं, मेरी आंखें, मेरी हथेलियां हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, शुक्रिया।